जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि जिन्होंने सीटेट 2020 के आधार पर इस आवेदन को फिल कर रहे हैं, उनके पास अभी सीटेट 2020 का मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, तो मार्कशीट नंबर में वो क्या भरेंगे। इसके अलावा आवेदन करते समय कहीं भी अभ्यर्थी से सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है कि किस सब्जेक्ट के लिए वे आवेदन करना चाहते हैं। और इस कंडीशन में जब सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है तो क्या सब्जेक्ट जिसके लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं वो किस आधार पे तय होगा। क्या अपर प्राइमरी का जो उनके पास टेट क्वालिफाई है उसके आधार पर सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, या फिर उनके ग्रेजुएशन के आधार पर सब्जेक्ट का चयन होगा। क्योंकि अगर कोई अभ्यर्थी कॉमर्स साइड से हो या फिर आर्ट्स साइड से हो या फिर साइंस साइड से हो, उसको भाषा का 2 लैंग्वेज अटेम्प्ट करना ही करना होता है। अगर सीटेट की बात की जाए तो आप अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में से कोई 2 लैंग्वेज अटेम्प्ट किए ही होंगे। तो उस कंडीशन में ऐसे अभ्यर्थी क्या लैंग्वेज के लिए आवेदन कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो उन्होंने ग्रेजुएशन में अगर लैंग्वेज नहीं लिया होगा तो क्या उनका एप्लीकेशन माना जाएगा या फिर नहीं। इन्हीं सभी समस्याओं को इस वीडियो में मैं डिटेल में काउंटर करूंगा। तो यदि आप भी आवेदन करते समय कन्फ्यूज्ड हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आवेदन करते समय आपको कोई भी समस्या हो रही है तो इसके रिगार्डिंग डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के बाद से अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अब आपकी सभी समस्याओं पर मैं एक एक बिंदुवार चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मार्कशीट नंबर के संदर्भ में। तो जो आवेदन करने का प्रोसेस मैंने बता रखा है उस वीडियो में मैंने क्लियरली बातें मेंशन कर रखी हैं कि अगर आपके पास मार्कशीट अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में आप NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख करके अपना आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी ये भी कमेंट्स कर रहे हैं या फिर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज उनके आ रहे हैं कि सर बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे चैनल्स को भी एक बार कुछ भी सोशल मीडिया साइट्स पर बोलने से पहले एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि आप जो बातें बोल रहे हैं उनका प्रभाव हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों पर पड़ता है। तो कुछ भी सोशल मीडिया साइट्स पर बोलने से पहले एक बार विचार जरूर कर लेना चाहिए। अब देखिए, इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, जो DLED की मार्कशीट होते हैं और उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो PNP के द्वारा 1 से 1.5 साल में निर्गत किया जाता है। DLED 2017 बैच की बात की जाए तो बहुत से अभी ऐसे जिले हैं जहां पर उनके ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल नहीं कराए गए हैं PNP के द्वारा। तो अभी उनके पास मार्कशीट नहीं है तो ओरिजिनल मार्कशीट नंबर भी उनके पास नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या वो आवेदन नहीं करेंगे, जबकि 1-1.5 साल पहले उनका पूरा प्रशिक्षण और सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। तो देखिए दोस्तों, ये इसी वजह से PNP के द्वारा सुविधा दी जाती है कि अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है उस कंडीशन में आप NA नॉट एप्लीकेबल लिख करके अपना आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे। और ये सभी बातें पूरी तरीके से तर्कसंगत हैं, क्योंकि आप लोग 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में देखे होंगे, या फिर अगर आप DLED के लिए जब आवेदन करने जाते हैं तो उसमें भी देखे होंगे कि उसमें नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन होती थी कि अगर आपके पास मार्कशीट नंबर अवेलेबल नहीं है या फिर नहीं लिखा गया है उस कंडीशन में आप NA लिख करके आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर जूनियर एडेड के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें बहुत ज़्यादा सूचनाएँ नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से ये सभी बातें मेंशन नहीं की गई हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट को लेकर भी बातें क्लियर नहीं की गई हैं। तो आप इस सब भ्रम में ना रहें कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और जहां तक बात है अन्य चैनल्स की जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मार्कशीट नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो इस हिसाब से तो अगर प्राइमरी में कोई वैकेंसी आ गई तो उसमें भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास DLED की मार्कशीट नहीं है, और मार्कशीट नहीं है तो उस कंडीशन में आपका मार्कशीट नंबर नहीं होगा। तो ये सभी बातें व्यर्थ हैं। आप बेझिझक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आवेदन करिए, और जहां पर आपका मार्कशीट नहीं है वहां पर आप NA लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बोर्ड होते हैं जैसे कि CBSE बोर्ड या फिर ICISE बोर्ड, उनके द्वारा जो मार्कशीट दिया जाता है किसी पे मार्कशीट नंबर नहीं होता है, किसी पे सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है। तो क्या ऐसे अभ्यर्थी कभी फार्म ही नहीं भर पाएंगे? तो ये सभी बातें आप मन से निकाल दीजिए। अगर आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं है, NA लिखिए, पूरी तरीके से पात्र होंगे आप, पूरी तरीके से आपका रिजल्ट मान्य होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये तो बात हो गई मार्कशीट नंबर के संदर्भ में। अब अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि जो सीटेट का रिजल्ट था वो 26 फरवरी 2021 को घोषित किया गया, और जो गवर्नमेंट ऑर्डर है जूनियर एडेड भर्ती के लिए वो 25 फरवरी को जारी किया गया था। यानी कि GO के बाद रिजल्ट की घोषणा होने के वजह से क्या ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट 2020 के आधार पर इस भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं वो पात्र माने जाएंगे? देखिए दोस्तों,
किसी भी भर्ती के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होती है, खास करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संदर्भ में, वो आवेदन की अंतिम तिथि तक माना जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती संपन्न हुई है उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए परीक्षा पीएनपी ने ही आयोजित किया था, उसमें भी ये बातें थी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर आपके पास सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाते हैं तो आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो ये भी बातें व्यर्थ ही हैं और एक तरीके से निराधार हैं कि अगर आपका रिजल्ट बाद में घोषित हुआ है जीओ के बाद से, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भी अगर आपके रिजल्ट की घोषणा होती है तो भी आप पूरी तरीके से पात्र हैं। और सीटेट 2020 वाला जो है वो पूरी तरीके से मान्य है। और डीएलएड 2018 बैच के भी रेफरेंस में बहुत सारी बातें आ रही थी, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, डीएलएड 2018 बैच सीटेट 2020 के आधार पर इस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र है। बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि जिनकी सब्जेक्ट बैक लगी होगी, क्या वो आवेदन कर पाएंगे अगर उनका सीटेट अपर वाला क्वालिफाई है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में बैक रह गई है, किसी भी बैच से संबंधित हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जो कि अपना प्रशिक्षण कंप्लीट कर चुके होंगे और अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई होगा। आप एपियरिंग में या फिर बैक के कंडीशन में इस शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। सीटेट या फिर यूपी टेट की वैलिडिटी को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मैं इस बैच से हूं, क्या ये वाला मेरा सीटेट या फिर ये वाला यूपी टेट वैलिड है या फिर नहीं। तो आप लोग क्लियरली समझ लीजिए कि पीएनपी के द्वारा ये मांगा जाता है कि अगर आप सेकेंड ईयर में रहते हुए अपना सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई किए हैं तो आप पात्र हैं। इस कंडीशन में अगर आप बीएड कैंडिडेट होंगे तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका आ चुका होना चाहिए, तब आपने सीटेट के लिए आवेदन किया होगा, तो वो सीटेट या फिर यूपी टेट आपका मान्य होगा। और अगर डीएलएड के संदर्भ में बात किया जाए तो अगर आपके द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद से अगर आपने यूपी टेट या फिर सीटेट के लिए आवेदन किया होगा और उसमें सफल होंगे, उसके आधार पर अगर आप इस भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं तो आप पूरी तरीके से पात्र हैं। वहीं ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रथम वर्ष या फिर प्रथम सेमेस्टर या फिर किसी भी सेमेस्टर में पास किया होगा, अगर उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, इन सर्विस टीचर्स के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी वर्ष या फिर किसी भी सेमेस्टर में पास किया गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पूरी तरीके से मान्य होगा। अगर आप प्रथम वर्ष या फिर प्रथम सेमेस्टर में रहते हुए भी अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई किए हुए हैं और इस शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आप उसी के आधार पर इसमें आवेदन करिए। देखिए दोस्तों, अगर आप जज्बा रखते हैं माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तो फैसला आपके ही फेवर में आएगा, क्योंकि जो पहले के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है वह एक आधार बन जाता है आने वाली इसी प्रकार के मामले के संदर्भ में। तो निश्चित तौर पर जीत आपके फेवर में हो सकती है। तो आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा अगर आपने प्रथम वर्ष या फिर प्रथम सेमेस्टर में अपना टेट क्वालिफाई किया होगा और उसके आधार पर इस भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि आवेदन करते समय कोई भी कहीं भी सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, तो आखिर ये डिसाइड कैसे होगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है या फिर जो गवर्नमेंट ऑर्डर जूनियर एडेड भर्ती के लिए जारी किया गया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इस नोटिफिकेशन को देख करके अभ्यर्थी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस के लिए अप्लाई कर सकता है या फिर किसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स छोड़े गए हैं जो कि आने वाले समय में इस भर्ती को माननीय कोर्ट के दहलीज पर भी ले जा सकती है। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए कि अगर कोई अभ्यर्थी जिसका लैंग्वेज ग्रेजुएशन में नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कॉमर्स का बंदा है, ठीक है, कोई कॉमर्स से यानी कि बीकॉम किया हुआ है और उस कंडीशन में उसको हिंदी, अंग्रेजी या फिर संस्कृत में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना नहीं होता है ग्रेजुएशन में, लेकिन जब वो सीटेट या फिर यूपी टेट अपर प्राइमरी का अप्लाई करता है उस कंडीशन में उसको लैंग्वेज के 2 पेपर देने होते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में से कोई 2 पेपर उसको देना अनिवार्य होता है। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि बंदे ने तो आखिर अपर प्राइमरी का टेट था वो लैंग्वेज से ही पास किया है, जबकि आप उसको लैंग्वेज से अप्लाई नहीं करने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें क्लियर ही नहीं की गई हैं, ना तो नोटिफिकेशन में और ना ही गवर्नमेंट ऑर्डर में, कि जो बीकॉम वाला बंदा है वो क्या
लैंग्वेज से अप्लाई कर पाएगा या फिर नहीं। और यही कंडीशन आप देखेंगे साइंस साइड और आर्ट साइड्स के भी बंदों के साथ है कि जो बंदा बीटेक होगा या फिर जो बीएससी होगा, क्या वो लैंग्वेज से अप्लाई कर सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अपर प्राइमरी में तो उसने लैंग्वेज का भी पेपर दिया था। और ये बातें आप गवर्नमेंट ऑर्डर में मेंशन ही नहीं किए हैं कि क्या ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर ऐसे कुछ अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं लैंग्वेज से, तो उस कंडीशन में अगर वो पास हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस भर्ती का कोर्ट की दहलीज पर खड़ा होना तय है, क्योंकि आपने चीज़ें क्लियर ही नहीं की हैं कि ग्रेजुएशन के आधार पर सब्जेक्ट का निर्धारण होगा या फिर अपर प्राइमरी के टेट के आधार पर सब्जेक्ट का निर्धारण होगा। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कन्फ्यूजन है कि उन्होंने ग्रेजुएशन में जैसे साइंस साइड से था, लेकिन अपर प्राइमरी का टेट देते समय उन्होंने एसएसटी यानी सोशल साइंस का पार्ट अटेम्प्ट किया है, क्या वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे? देखिए दोस्तों, आपका जो अपर प्राइमरी के लिए जब आप आवेदन करने जाते हैं तो उसका जो चयन होता है वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के ही आधार पर होता है। हालांकि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सभी बातें मेंशन नहीं की गई हैं, तो आप आवेदन जरूर कर दीजिएगा। बाद में क्या कुछ होता है वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अभी के हिसाब से आप आवेदन जरूर कर दीजिएगा। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो बहुत सारी सवाल आ रहे हैं आप लोग के, तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है और ना ही आयोग इस बात को क्लियर कर पा रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा या नहीं। देखिए नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कोई भी पंगा नहीं है। अगर आप साइंस साइड से थे तो आपको साइंस साइड वाला जो पेपर है यानी कि विज्ञान और गणित वाला आपको अटेम्प्ट करना होगा, और अगर आप आर्ट साइड से थे तो उस कंडीशन में आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं अगर आप ग्रेजुएशन में आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट थे तो उस कंडीशन में आप लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय कहीं भी नहीं पूछा जा रहा है कि आप किस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है उसको समझना पेपर समझने से भी ज़्यादा कठिन हो रहा है अभ्यर्थियों के लिए। इस समय कहीं भी ये बातें मेंशन ही नहीं की गई हैं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप किसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस कंडीशन में जब आप ओएमआर सीट फिल करेंगे परीक्षा के हॉल में, उसी समय आपसे ये सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसके संदर्भ में जियो का चौथा नंबर पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओएमआर उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने वाले, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन संख्या भरने एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज संबंधित विषय भाषा विकल्प संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं गणित के गोले को काला न करने अथवा त्रुटिपूर्ण अंकन पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इससे बातें स्पष्ट हो रही हैं कि जो भी सब्जेक्ट का आप चयन करेंगे या फिर जिसके टीचर आप बनना चाहते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये सभी आपको ओएमआर सीट में फिल करना होगा। अभी आवेदन करते समय कोई भी डिटेल आपसे नहीं मांगी जा रही है कि किस टीचर के आप शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर किस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन जब आप ओएमआर सीट भरेंगे परीक्षा हाल में, उस समय आपको भरना होगा कि आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, ये हड़बड़ी में या फिर जानबूझ करके कुछ लूप होल्स छोड़े गए हैं ताकि ये भर्ती को फंसाया जा सके। जब भी कोई आवेदन मांगा जाता है तो उसके पहले ही ये डिसाइड होता है कि कितनी वैकेंसीज है, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज डिसाइड कर रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटें रिक्त हैं, उसके लिए आवेदन करने से पहले ही अभ्यर्थियों को सूचना दी जानी चाहिए कि किसमें सीटें ज़्यादा हैं, कहाँ से अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है या फिर किस सब्जेक्ट से वो अप्लाई कर पाएगा। तो ये सभी चीज़ें अभी लूपहोल्स के रूप में छोड़ी गई हैं इस गवर्नमेंट ऑर्डर में, जिसको निश्चित तौर पर भविष्य में कोर्ट में चैलेंज करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर अभ्यर्थी का हित प्रभावित होगा तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा ही खटखटाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।